केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिले सीएम धामी। रेल गाड़ियों के संचालन को लेकर किया अनुरोध। लखनऊ देहरादून के बीच वंदे भारत ट्रेन चलाने की मांग की। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस। बड़े सम्मेलन छोड़कर छोटी मीटिंग करेगी पार्टी। जिलों से लेकर ब्लॉक तक कांग्रेस बूथ के कार्यकर्ताओं को करेगी एक्टिव। पहाड़ों पर बदलने वाला है मौसम। बर्फबारी के साथ शुरू होगी बारिश और मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। देहरादून में प्रशासन ने काबुल हाउस खाली कराया। दरवाजों पर लगाई सील। काबुल हाउस पर अफगानिस्तान के शासक का था मालिकाना हक। देवभूमि लाइव देख रहे हैं पर मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। राजधानी देहरादून में शत्रु संपत्तियों पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू हो गई है। देहरादून डीएम डॉक्टर सोनिका के निर्देश के बाद शत्रु संपत्ति पर अवैध कब्जे को हटाया जा रहा है। देहरादून के काबुल हाउस से अवैध कब्जे को हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई। बता दें कि शत्रु संपत्तियों पर कब्जे को लेकर 40 सालों से जिलाधिकारी के न्यायालय में लंबित मामले में डीएम सोनिका ने पिछले दिनों फैसला सुनाया और अवैध कब्जाधारी को 15 दिन का अल्टीमेटम देकर कब्जे को खाली कराने के निर्देश भी दिए। इसके तहत अवैध रूप से काबिज 17 लोगों को 15 दिनों के भीतर कब्जा छोड़ने के निर्देश दिए थे। काबुल हाउस पर कब्जाधारी का कहना है कि उन्हें और अधिक समय दिया जाना चाहिए। शादी का थोड़ा टाइम मिले हमें। 11 दिसंबर की शादी है। कोई बातचीत हो पाई है प्रशासन से? कुछ नहीं हो पाई है बातचीत अभी तो। डीएम से मुलाकात हुई आपकी? मुलाकात नहीं हो पाई है। छुट्टी पे जा रखे थे मिलने जब गए थे। कितने सालों से रह रहे थे आप यहाँ पे? हमें बहुत टाइम हो गया, 100 साल से भी ज्यादा हो गया हम यहाँ पर रह रहे। परदादा हमारे यहीं पे थे। परिवारों के विरुद्ध निष्काम संपत्ति का एक वाद संस्थित था जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा एक इनके विरुद्ध आदेश पारित करते हुए इनको उस संपत्ति से बेदखल किया था। उसी क्रम में एक निर्धारित समयावधि का जो नोटिस पीरियड था वो भी हमने इनको सर्व करा दिया था। उनके संज्ञान में भी था कि उसके पश्चात इनको यहाँ से हटना है। कतिपय कारणों से जो भी इनके अपने रहे होंगे इन्होंने उसको खाली नहीं किया, तो निर्धारित समयावधि के बाद हम लोग यहाँ पर नियमानुसार यहाँ पर उसका अनुपालन कर रहे हैं। परिवार के 16 लोगों के विरुद्ध यहाँ पर आदेश पारित है, उनके ही संपत्तियों के संबंध में कार्रवाई। उत्तराखंड में वन विभाग खाली पदों को भरने की तैयारियों में जुट गया। इसके तहत विभाग जल्द एक प्रस्ताव उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजेगा। इसके साथ ही हाल ही में आयोग से वन दरोगा के लिए चयनित 292 अभ्यर्थियों को दीपावली से पहले नियुक्ति पत्र देने की भी विभाग तैयारी कर रहा है। 100% हमारी जो है ये तकरीबन ऑलमोस्ट 100% हम लोग जो पद खाली हमारे चल रहे हैं उनको भर देंगे। और इसके बाद अभी हम लोगों ने तय किया है कि 2025 तक जो वैकेंसी होनी है उनका भी अध्याचन हम शीघ्र ही भेज देंगे, ताकि 2-3 साल बाद जब तक चयन आए तब तक जो हमारी वैकेंसी हो उनको एक बार फिर पूरी तरह से भरने का काम किया जाए। लोकसभा 2024 के चुनाव से पहले राजनीतिक गर्माहट तेज हो रही है। विपक्ष सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है, मगर इस राजनीतिक लड़ाई में विपक्ष के नेता सनातन धर्म के विरुद्ध गलत बयानबाजी कर रहे हैं, जिस कारण संत समाज और सनातन धर्म से जुड़े लोग विपक्ष के नेताओं के विरुद्ध आक्रोशित नजर आ रहे हैं। अवान अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अर्जुन गिरी का कहना है कि सनातन धर्म के विरुद्ध गलत बयानबाजी करने वालों के खिलाफ सरकार को सख्त कानून बनाना चाहिए, क्योंकि भारत भूमि भगवान राम और कृष्ण की है। जल्द ही अखाड़ों के पीठाधीश्वर, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के पदाधिकारी और संत समाज से जुड़े लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर इस मामले पर कड़ा कानून बनाने की मांग भी करेंगे। सभी सनातन धर्म प्रेमियों के लिए होगा। भगवान में आस्था विश्वास रखने वालों को वो ऐसा क्षण होगा जो कई जन्मों तक लोग भूल नहीं पाएंगे। वो विरोध अंदर से नहीं करते थे। मैं बहुत ऐसे विरोधी लोगों को जानता हूं जो अंदर से भगवान को चाहते हैं, लेकिन बाहरी जो स्वार्थ उनका छिपा हुआ है वो बड़ा खतरनाक है। तो बाहरी स्वार्थ के लिए विरोध लोग करते थे। ऐसे लोगों को भगवान ने अपने
शरण में बुला लिया है, सद्बुद्धि उनको भी दे दिया कि तुम भी राममय हो जाओ, तुम्हारा इसी में कल्याण है, वरना और कहीं किसी रास्ते में कल्याण। यह जो इंडिया ठगबंधन बना है, यह सनातनियों को मिटाने के लिए, सनातन धर्म को मिटाने के लिए बना हुआ है। लेकिन उन्हें नहीं पता कि जो सनातन नहीं मिटा कंस की तलवार से, जो सनातन नहीं मिटा रावण के हुंकार से, वो सनातन क्या मिटेगा ये इंडिया गठबंधन से। आदि युगों से सनातन चला आ रहा है, मिटाने वाले मिट गए, गठबंधन मिट जाएगी, लेकिन सनातन रहेगा, क्योंकि साधु संतों का सानिध्य है, परमात्मा की कृपा है। आज तक कोई मिटाने वाला रहा नहीं, वो सब मिट गया। लेकिन सनातन आदि युगों से है और अंत तक। उत्तराखंड पूर्व विधायक संगठन ने प्रदेश के ज्वलंत मुद्दे उठाए हैं और राज्य में सशक्त भू कानून लागू किए जाने की मांग की है। इसके अलावा प्रदेश में चकबंदी लागू किए जाने का सुझाव भी दिया है ताकि किसानों को सरकारी योजनाओं का समुचित लाभ मिल सके। पूर्व विधायक संगठन के अध्यक्ष लाखीराम जोशी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पर्वतीय जिलों में भूमाफिया लगातार जमीनों को खरीद रहे हैं और इससे हमारी संस्कृति और परंपराएं खत्म हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि सरकार को तत्काल पहाड़ों की जमीनों की खरीद फरोख्त पर रोक लगानी चाहिए ताकि पहाड़ के निवासियों की संस्कृति को बचाया जा सके। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद क्योंकि जो पलायन की जो प्रक्रिया है वो बहुत तेज हुई है, गांव के गांव खाली हो गए हैं और लगातार वो प्रक्रिया चल रही है, अभी चल ही रही है। उसको रोकने के लिए सरकार को चिंता करनी चाहिए। अब बाहर के लोगों को आप वहां जो है जमीन दे देंगे, उनको जो है वहां जमीन खरीदने का अवसर दे देंगे, तो क्या होगा फिर यह कि हमारी जो परंपराएं, जो हमारी पहचान है, वो तो हमारी खत्म हो गई ना। जिस पहाड़ से हम पहचाने जाते हैं, वो अगर पहाड़ खत्म हो गए, वहाँ की परंपराएं खत्म हो गई, हमारी जो सांस्कृतिक सौहार्द है, जो सांस्कृतिक वातावरण है, वो अगर समाप्त हो गया, तो फिर यह कि हम लोगों की पहचान जो है इसको कैसे हम सुरक्षित रखें। नैनीताल लोकसभा क्षेत्र के सांसद के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल पुरानी समस्याओं के समाधान को लेकर केंद्रीय कैबिनेट की स्वीकृति मिलने से तराई और भावर के क्षेत्रवासियों में खुशी का माहौल है। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने लालकुआ पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं और क्षेत्रवासियों ने सांसद का आभार व्यक्त करते हुए उनका जोरदार स्वागत किया। आज सीधे इसमें टेंडर लगेंगे जो जनवरी या फरवरी तक खुल जाने चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है। और जो 50 साल से भी ज़्यादा लंबे समय से मांग चल रही थी, लोगों की मांग थी, वो आज पूरी हुई है। इसमें बिजली बनेगी, इसमें पानी मिलेगा, इसमें सिंचाई का पानी मिलेगा और इसमें बरेली और रामपुर जिले भी इससे लाभान्वित होंगे। हमारा ये क्षेत्र तो होगा ही तराई का और भाबर का, उधम सिंह नगर और नैनीताल का मैदानी क्षेत्र, ये तो होना ही होना है। लेकिन बरेली के गंगेटियन क्षेत्र कहते हैं, वो क्षेत्र भी लाभान्वित। फिल्मकार भरत बाला ने उत्तराखंड श्रृंखला की 7 फिल्मों में से पहले फिल्म गंगा डॉटर ऑफ हिमालय का विमोचन देहरादून के दून लाइब्रेरी में किया। यह फिल्म देवयानी सेमवाल और मां गंगा के बीच गहरे संबंधों पर आधारित है। इस फिल्म के माध्यम से देवयानी की यात्रा प्रकृति की सुंदरता, मानव आत्मा की प्रतिरोधक शक्ति और पहाड़ों और नदियों के बीच पवित्र रिश्ते को दर्शाती है। वहीं पर्वतारोही देवयानी सेमवाल ने कहा कि लगातार ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है। बता दें, पर्वतारोही देवयानी अपने दृढ़ संकल्प से माउंट किलिमंजारो के बाद अब माउंट एवरेस्ट सहित 7 शिखरों को फतह करने की ठानी है। हाँ, इसमें है विमेन एम्पावरमेंट। जैसे गंगा जी है, वो भी एक फेमिनिन पावर है, और जैसे मुझे लिया गया, किसी लड़के को नहीं लिया, तो विमेन एम्पावरमेंट भी एक इसमें इसमें हाँ, इसमें है विमेन एम्पावरमेंट। जैसे गंगा जी है, वो भी एक फेमिनिन पावर है, और जैसे मुझे लिया गया, किसी लड़के को नहीं लिया, तो विमेन एम्पावरमेंट भी एक इसमें मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर बयान देने के बाद चर्चा में आए कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष आकिल अहमद ने अपनी पार्टी बना ली है। इतना ही नहीं, उनके आम इंसान विकास पार्टी लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर चुनाव लड़ने की भी तैयारी कर रही है। हरिद्वार के बहादुराबाद स्थित एक निजी होटल में पार्टी में कई लोग शामिल हुए। मीडिया से बात करते हुए आकिल अहमद ने कांग्रेस और हरीश रावत पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस में अब मुसलमानों और दलितों की उपेक्षा की जा रही है। पार्टी अपने मुस्लिम नेताओं से किनारा कर रही है। साथ ही उन्होंने हरीश रावत पर भी हरिद्वार और देहरादून के मुसलमानों को धोखा देने का आरोप लगाया। इंसान विकास पार्टी का गठन किया, प्रदेश के जनहित के मुद्दे उठाने का काम कर रहे हैं, दबे कुचलों की आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम विलय करेंगे। हमने तो पार्टी बनाई है
अपने दबे कुचले लोग हैं, किसानों की आवाज़ उठाने के लिए, दबे कुचलों की आवाज़ उठाने के लिए, दलितों की, हमारे मुस्लिम भाइयों की जो आवाज़ है उसको बुलंद करने के लिए हमने पार्टी का गठन किया, जो कोई भी पार्टी नहीं कर पा रही। बीजेपी और कांग्रेस ने इस प्रदेश को लूटने का काम किया। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद दोनों पार्टियों की सरकारें रही, लेकिन दोनों ने जो है बराबर जो है युवाओं को भी धोखा देने का काम किया। लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय के रेडियोलॉजिस्ट के 15 दिन की लंबी छुट्टी पर चले जाने के बाद पिछले 5 दिनों से लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में अल्ट्रासाउंड सेवा ठप पड़ी हुई थी, जिस कारण दूर दराज से आने वाली गर्भवती महिलाओं और अन्य मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था तथा अल्ट्रासाउंड करने के लिए उन्हें चंपावत जिला चिकित्सालय या प्राइवेट अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ रहे थे और मरीजों को काफी दिक्कतें हो रही थी। लोगों की समस्याओं को देखते हुए पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने सीएमओ चंपावत डॉक्टर के अग्रवाल को लोगों की समस्याओं से अवगत कराया, जिस पर सीएमओ ने चंपावत के रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रदीप बिष्ट को हफ्ते में 2 दिन लोहाघाट अस्पताल में अल्ट्रासाउंड करने के निर्देश दिए। स्पेशलिस्ट है हमारे, और वहाँ पे रेगुलरली जो है अल्ट्रासाउंड हो रहे हैं, तो मरीजों को पता रहता है कि वहाँ पे रोज ही अल्ट्रासाउंड होते हैं। रोज होता है तो मरीज वहाँ पे उम्मीद से आता है काफ़ी ज़्यादा। अभी में भी जैसे हमारे हम अलग अलग टाइप के अल्ट्रासाउंड रहते हैं, गले के रहते हैं, ब्रेस्ट के रहते हैं और स्टॉटम वगैरह के रहते हैं, तो उनके लिए हम टाइम वगैरह देते हैं क्योंकि रेगुलर पेशेंट्स के साथ में कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अभी में ऐसा हो रहा है कि वही मतलब चंपावत के जो जिला चिकित्सालय के मरीज भी जो है हमारे, वो यहाँ पे आके दिखा रहे हैं अपने को। तो एक अनसर्टेनिटी के माहौल के अंदर में थोड़ा दिक्कत तो हो ही आती है। वहाँ का मरीज भी परेशान होता है, यहाँ का मरीज भी परेशान रहता है। रोज के जो है एएनसी मरीज कहीं ज़्यादा हैं और नॉर्मल मरीज 2-3 मरीज करके नॉर्मल उसमें है रूटीन में इनके पास में। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला ने नवनियुक्त प्रशिक्षु राजस्व उप निरीक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजस्व उप निरीक्षक गांवों के स्तर तक प्रशासनिक और राजस्व सेवाओं की बुनियाद है, जिनका काम बहुआयामी और चुनौतीपूर्ण है। अनुशासन, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा अच्छे लोक सेवक के बुनियादी गुण है। इन्हें आत्मसात कर प्रशिक्षु भविष्य की चुनौतियों के लिए खुद को तैयार करें। साथ ही यह भी कहा कि प्रशिक्षु पटवारियों को जिला स्तर पर पहली बार प्रशिक्षण दिया जा रहा है, लिहाजा राजस्व विभाग के अधिकारी तय पाठ्यक्रम से संबंधित गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करें। राजस्व उप निरीक्षकों की नई तैनाती हुई है, उनके प्रशिक्षण का कार्य आज प्रारंभ हुआ है। आज शुरुआत में परिचय का सत्र रखा गया था और इसके पश्चात व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो इसी संबंध में आज प्रशिक्षण की शुरुआत हुई है और पूरा प्रशिक्षण करने के उपरांत इनको तैनाती दी जाएगी। देहरादून को स्वच्छ सर्वे की रैंकिंग में अव्वल लाने के लिए नगर निगम तैयारियों में जुट गया है। निगम आयुक्त मनुज गोयल ने बताया कि निगम ने समय पर कूड़ा उठाने और डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन पर जोर दिया है। कूड़ा कलेक्शन के लिए निगरानी टीम का भी सिलेक्शन कर लिया गया है। निगम ने बेसिक म्युनिसिपल वेस्ट बेंच प्राइवेट लिमिटेड को चयनित किया है। यह संस्था शुरुआती चरण में 50 वार्डों में काम करेगी और सभी कर्मचारियों की उपस्थित बायोमेट्रिक मशीन के जरिए शुरू करने की तैयारी भी की जा रही है। यही प्रयास रहा है कि स्वच्छता के स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव किया जाए। इसके लिए कई कार्रवाई हुई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी काफ़ी डेवलप किया गया है और जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनके माध्यम से भी जो हम लोग स्वच्छता का काम करते हैं उसमें भी इम्प्रूवमेंट का काफ़ी प्रयास किया गया है, जहाँ पे कई एरियाज में विजिबल इम्पैक्ट चेंज भी आया है। और यही एक नतीजा है कि पिछले 3-4 सालों में हमारी स्वच्छता रैंकिंग लगातार इम्प्रूव हुई है। लेकिन हमारा प्रयास यही है कि आगे चलते भी जो और मेजर्स लेने हैं जिससे फर्दर इम्प्रूवमेंट आए वो हम लेते रहे और फर्दर इम्प्रूवमेंट उसमें हमारी रैंकिंग में कर सके। बट जैसे जैसे ऊपर जाते हैं सफर थोड़ा और मुश्किल होता रहता है। उन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए कई सारी और नई चीज़ें हम लोगों ने, चाहे वो मैकेनिकल रोड स्वीपिंग हो, बायोमेट्रिक अटेंडेंस हो, कई सारी चीज़ें हम लोग जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि भविष्य में हमारी स्वच्छता रैंकिंग इम्प्रूव। मसूरी के एमपीजी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके तहत एबीवीपी, एनएसयूआई, जौनपुर ग्रुप आदि के विभिन्न पदों पर चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। सभी प्रत्याशियों ने शक्ति प्रदर्शन भी किया और पिक्चर पैलेस से रैली निकालकर कॉलेज के मुख्य द्वार तक लाई गई। छात्र छात्राओं ने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में नारेबाजी की। मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर रमेश पाल चौहान ने बताया कि 7 नवंबर को मतदान होगा और
3 बजे से मतों की गिनती होगी और इसी दिन परिणाम जारी किए जाएंगे। नॉमिनेशन के बाद हमारी जो 4 या 5 दिन का जो समय लगता है उस समय में हम जितना हो सके कन्विंसिंग करें और जगह जगह जाएं, जिससे लोगों को बताएं कि हमारा जो 5 साल का संघर्ष हुआ है उसमें हमने कितनी गतिविधियाँ की हैं। इसके उपलक्ष्य में हम उसके नामांकन के बाद हम उसके बारे में बताने चाहेंगे। और क्या काम कराओगे इलेक्शन जीतने के बाद? 7 तारीख के बाद अगर परिणाम हमारे पक्ष में आता है तो हम उस कॉलेज में सबसे पहले तो MSc लाने की कोशिश करेंगे। MCOM जो हमारा ये है सेल्फ फाइनेंस करेंगे, इसकी मेंटेनेंस की चीज़ है। NEP लागू होने के पश्चात यहाँ पर कोई भी नई बुक्स अलाउ नहीं है, इसकी लाने की तैयारी करेंगे। और इस कॉलेज का जो सबसे पहले हमारा पुराना मुद्दा है क्रांतिकरण के लिए हम उसके लिए आवाज़ उठाएंगे। हम तो आज यहाँ पे जो इन्होंने चुना है तो मैं पूरा पूर्ण भरोसा दिलाता हूँ। मेरी मेहनत है, मेरा संघर्ष है 4 साल का, तो मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि मैं निश्चय को आगे लेके आऊँगा, निश्चय को विजय बनाऊंगा। हमारे कॉलेज में मुद्दों की कमी नहीं है, पहले तो बहुत सारे मुद्दे हैं और मेरे मुख्य 3 मुद्दे तो यही है कि टीचरों की नियुक्ति करानी है, 13 पद खाली है। दूसरा मेरा जो मेन मुद्दा है वो है किताबों का। बच्चों के पास किताबें नहीं है और हमारा पुस्तकालय खाली रहता है, पुरानी किताबें हैं, बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था कुछ नहीं है। और जो मेरा तीसरा मुद्दा है वो है पानी को लेके। हमारे कॉलेज में पानी शुद्ध पानी पीने के लिए नहीं है। आज जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत जौनपुर छात्र संगठन की बहुत बड़ी भीड़ है। आप देख सकते हैं कि जौनपुर छात्र संगठन ने विगत 8-9 सालों से छात्र हित में हमसे कार्य किया है और आगे भी करता रहेगा। लिंग 2 समिति और विश्वविद्यालय की जो नियम है उनके आधार पर जो है चुनाव कराया जाएगा। आज हमारे चुनाव की प्रक्रिया का जो नामांकन है वो 2 बजे से 4 बजे तक है। कल नामांकन वापसी है, उसके बाद में हम इनके बैलेट्स वगैरह छपवा करके 7 तारीख को हमारा चुनाव की प्रक्रिया है 9 बजे से 1:30 बजे तक। उसके तत्पश्चात मतदान की जो है प्रक्रिया पूरी होगी, उसके बाद घोषणा और शपथ ग्रहण समारोह। इस बारी प्रचार कायम है तो इसकी जैसे ही हमने जो है चुनाव की जो तिथि घोषित की, आचार संहिता घोषित की, पूरे महाविद्यालय परिसर से हमने जो है वो बैलेट्स और जितनी भी सामग्री थी वो हटा। हमारे यहाँ से हमने पहले ये चुनाव की जो आचार संहिता जो लगाई है, हमारी 31 तारीख को 2 बजे से हमारी चुनाव की आचार संहिता लग चुकी है। नामांकन पत्रों की बिक्री हो चुकी है। आज नामांकन की तिथि घोषित है, 2 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में ये नामांकन संपन्न कराए जाएंगे। तत्पश्चात कल को यहाँ पर हम नामांकन की जो जितने भी बच्चे नामांकित हुए हैं उनका हम यहाँ पर जांच प्रक्रिया चलेगी और शाम को 5 बजे फाइनल लिस्ट हम जारी कर देंगे। तब 7 तारीख को छात्र संघ चुनाव है। सुबह 9 बजे से लेकर के अपराह्न 1:30 बजे तक चुनाव मतदान की प्रक्रिया चलेगी। तत्पश्चात मतगणना होगी और उसी दिन मतगणना के तुरंत पश्चात जब ये चुनाव के जो परिणाम घोषित हो जाएंगे। रुक करेंगे देहरादून से आ रही बड़ी खबर का। राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण से जुड़ी बड़ी खबर है। आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण का ड्राफ्ट तैयार हुआ है। आज प्रवर समिति की बैठक में ड्राफ्ट तैयार हुआ है। 10% क्षैतिज आरक्षण का मामला विधानसभा अध्यक्ष को ड्राफ्ट सौंपा जाएगा। 2 बार प्रवर समिति का कार्यकाल बढ़ाया गया था। आखिर प्रवर समिति ने निर्णय लेकर ड्राफ्ट तैयार किया है। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बयान दिया है और कहा कि आंदोलनकारियों के हित में ड्राफ्ट तैयार किया गया है। तो आंदोलनकारियों के आरक्षण से आज जुड़ी बड़ी खबर है। आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण का ड्राफ्ट तैयार हुआ है। आज प्रवर समिति की बैठक में ड्राफ्ट तैयार किया गया। 10% क्षैतिज आरक्षण का मामला है। विधानसभा अध्यक्ष को ड्राफ्ट सौंपा जाएगा। 2 बार प्रवर समिति का कार्यकाल बढ़ाया गया था। आखिर प्रवर समिति ने निर्णय लेकर ड्राफ्ट तैयार किया है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बयान दिया है और कहा कि आंदोलनकारियों के हित में ड्राफ्ट तैयार किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण से जुड़ी यह खबर है। आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण का ड्राफ्ट तैयार हुआ है। प्रवर समिति की बैठक में ड्राफ्ट तैयार किया गया है। 10% क्षैतिज आरक्षण का मामला विधानसभा अध्यक्ष को ड्राफ्ट सौंपा जाएगा। 2 बार प्रवर समिति का कार्यकाल बढ़ाया गया। आखिर प्रवर समिति ने निर्णय लेकर ड्राफ्ट तैयार किया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राज्य आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण का ड्राफ्ट तैयार हुआ है। आज प्रवर समिति की बैठक में ड्राफ्ट तैयार किया गया।
10% क्षैतिज आरक्षण का मामला विधानसभा अध्यक्ष को ड्राफ्ट सौंपा जाएगा। 2 बार प्रवर समिति का कार्यकाल बढ़ाया गया था। वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बयान दिया और कहा कि आंदोलनकारियों के हित में यह ड्राफ्ट तैयार किया गया है। राज्य आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण का ड्राफ्ट तैयार हुआ है। आज प्रवर समिति की बैठक में यह ड्राफ्ट तैयार किया गया है। 10% क्षैतिज आरक्षण का मामला विधानसभा अध्यक्ष को ड्राफ्ट सौंपा जाएगा। 2 बार प्रवर समिति का कार्यकाल बढ़ाया गया था। आखिर प्रवर समिति ने निर्णय लेकर ड्राफ्ट तैयार किया। तो देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राज्य आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण का ड्राफ्ट तैयार हुआ है। प्रवर समिति की बैठक में ड्राफ्ट तैयार हुआ। 10% क्षैतिज आरक्षण का मामला विधानसभा अध्यक्ष को ड्राफ्ट सौंपा जाएगा। पवित्र छड़ी यात्रा उत्तरकाशी पहुंची, जहां पर मां गंगा की पूजा के बाद भगवान काशी विश्वनाथ मंदिर में विधायक सुरेश चौहान ने छड़ी यात्रा का स्वागत किया। बता दें कि 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य ने ये छड़ी यात्रा शुरू की थी, जो कि कई सालों से बंद पड़ी थी। यह यात्रा उत्तराखंड के 13 जिलों का भ्रमण करेगी। के लिए सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने 2000 वर्ष पहले चलाई थी, और ये यात्रा किसी कारणों से कुछ काल बंद हो गई थी। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, सरकारें अनेकों आईं, लेकिन किसी सरकार ने हिम्मत नहीं जुटा पाई कि पुनः इस यात्रा को प्रारंभ कराए। मैं बीजेपी सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि हमारे माननीय, अभी तो नहीं है लेकिन पूर्व, हम कहेंगे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा इस छड़ी का प्रारंभ हुआ। पुरानी परंपराएं वही चालू होती हैं, नई परंपरा में सरकार को बड़ी दिक्कतें आती। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत इस पर अध्ययन किया और वहाँ जाके पता करवाया, सबसे पूछा, बोले चलती थी, उन्होंने इसको मान्यता दिया। और उसके बाद अभी जो वर्तमान सरकारें जब से चल रही हैं, सारी सरकारें इसका समर्थन करते हुए, अभी हमारे माननीय धामी जी पिछले बार उन्होंने छड़ी यात्रा किया, हमारे जो है लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी ने पिछले साल इसको विदा किया था। इस बार जो हमारे इस उत्तराखंड राज्य सरकार के मंत्री, कैबिनेट मंत्री हमारे सतपाल महाराज जी ने इस छड़ी को विदा किया। जो आदि शंकराचार्य द्वारा जो छड़ी, जिसका भ्रमण पूरे उत्तराखंड में हमारे जूना अखाड़े के द्वारा इस छड़ी को जो है, जो आदि शंकराचार्य जी की जो एक देन थी कि हमारे मठ मंदिर कैसे बचें, और इस छड़ी का जो पूरे उत्तराखंड में जो है पूरा भ्रमण जूने अखाड़े की ओर से हो रहा। सबसे पहले मैं जून अखाड़े के हमारे परम पूजनीय जितने भी हमारे आदरणीय संतगण हैं, उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। दूसरा, हमारी सरकार के द्वारा जो हमारे जूना अखाड़े के हमारे आदरणीय महाराज जी, जो उन्होंने इस बात को कहा कि हमारी सरकार के द्वारा इस छड़ी को, जो आदि शंकराचार्य को प्रारंभ कराने का जो प्रयास किया, के लिए भी मैं अपने जूना अखाड़े के सभी हमारे पूजनीय संतों का बहुत बहुत हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, और सरकार का भी बहुत बहुत आभार। उत्तरकाशी में नशे के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उद्यान मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत मनेरी पुलिस ने चरस तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 900 ग्राम चरस बरामद किया गया है। पकड़ा गया आरोपी हरियाणा का रहने वाला है। कल कोतवाली मनेरी में रेगुलर चेकिंग करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है अवैध चरस का परिवहन करते हुए। और ये व्यक्ति जो है, इसका नाम शाहिल है और ये जनपद पानीपत हरियाणा का रहने वाला है। इसके कब्जे से 900 ग्राम चरस जो है हमने बरामद की गई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 1 लाख रुपए है। और इसी के बेसिस पे हमने 8/20 NDPS कोतवाली मनेरी में अभियोग पंजीकृत कराया गया है और इसको आज माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।